कुमार जी। सर, आपका नंबर मुझे ये स्वामी रामतीर्थ जी ने दिया है। स्वामी ये स्वामी जी ने मुझे दिया है। मध्य प्रदेश से स्वामी जी आए हैं हाँ और अपराध मुक्त भारत के लिए आपकी पहल के बारे में इन्होंने मुझे बताया। जी 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 जी। तो सर, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने फोन किया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी सर, मैंने भेजा भी है। इसके दो तीन तरीके हैं अभी। एक जी तो हम बहुत जल्दी ऐप जारी कर रहे हैं जिसमें हम विधिवत मेंबरशिप जारी करेंगे जी, और पदाधिकारी भी उसमें बनाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। जब तक हम चाहते हैं कि क्राइम फ्री भारत जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और जी उसमें जो पुराने वीडियोज हैं उनको देखें। उसमें करीबन 900 से ज्यादा वीडियोज हैं सब, ठीक है ना। जी दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि हमें उसके वो कॉन्सेप्ट समझ के अपने प्रभाव क्षेत्र में संगोष्ठी करना है, संवाद करना है। जी देखो, जहाँ पे 42% आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी क्रिमिनल्स हों, वहां पर हमारे राजनेताओं को क्राइम फ्री भारत कबूल नहीं होगा। जी, ये बात आप सहमत हैं क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल सर। है कि नहीं? तो अब इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें आजादी ठीक ढंग से मिली नहीं है, राइट। जी हमें ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया गया, उसके तहत हुआ। जी सर। अंग्रेजों ने ये चुना कि पावर किसे ट्रांसफर किया जाए, तो उसके लिए जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। ठीक है सर। जवाहरलाल नेहरू ने पार्टीशन में क्या हाल हुए वो आपने देखे ही है। जी और जितने भी अंग्रेजों के द्वारा एक्ट बनाए गए थे आपको शोषित करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, उन सभी एक्ट्स को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया। जी सर। देन जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसको अपन ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जी वो ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों के समय लॉर्ड थी और हम लोग गुलाम थे। जी हमारी वर्तमान व्यवस्था ने उस ब्यूरोक्रेसी को आज भी लॉर्ड बना के रखा है, जिसका कल तक मैं भी हिस्सा था। जी सर, संसद के सामने आज भी ये ब्रिटिश साम्राज्य का क्रॉस लगा हुआ है। ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं। तो अब इन हालातों में हमें, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो 42% अपराधी हैं, 29% उसमें से जघन्य अपराध के अपराधी हैं। जी तो क्या हमारे जन नेता पार्लियामेंट में कुछ हमको रिप्रेजेंट करने की स्थिति में है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं। बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर जो है वो पॉलिटिकल डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं, पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। जी सर। और वो हमारी बात नहीं कहने की स्थिति में है। तो हमें अपनी बात कहने का तरीका निकालना पड़ेगा। और जो हमारा अपनी बात करने का जो तरीका निकालने का है, वो ये सत्ता के मद में मस्त जो राजनेता हैं, जो कि पार्टी तंत्र स्थापित हो गया है, जिसने प्रजातंत्र का गला घोंट दिया है, जी सर। वो मठाधीश आपकी बात क्यों सुनेंगे? सही कह रहे हैं। वो सुनेंगे आपकी बात? ना, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो अब हमारे सामने विकल्प क्या है? एक विकल्प है वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग करते हैं, हाँ, चक्का जाम करें, रेल रोकें, पब्लिक की संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करें। मुझे लगता है कि वो है, यह एक खराब विकल्प है, ठीक है ना। क्योंकि वो अंग्रेजों के समय तो ठीक था, क्योंकि विदेशी शासन था, तो हम तोड़फोड़ करते थे तो विदेशियों को उसकी मार पड़ती थी, ठीक है ना। जी। अब हमारी सरकार, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के समय में तो हमें वो जोड़ तोड़ की राजनीति ठीक नहीं है, राइट। जी। तो इसमें हमने एक वैदिक फार्मूला निकाला है और वैदिक फार्मूला ये कहता है कि जब भी आसुरी शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली होती थी जी सर। तो हम क्या करते थे सर, जब आसुरी शक्तियां किया जाता था, शक्ति का आवाहन किया जाता था। करेक्ट, आपने डॉक्टर साहब मेरे मन की बात छीन ली, ठीक है ना।
तो हम जो है तपस्या करते थे और हम देवियों का आह्वान करते थे, देवताओं का आह्वान करते थे, भगवान का आह्वान करते थे और वो हमारी तपस्या से प्रसन्न होके वो प्रकट होते थे। ब्रह्मा जी यदि प्रकट हुए तो वो ब्रह्मास्त्र दे देते थे, शिव जी यदि प्रकट हुए तो वो शिव अस्त्र दे देंगे, जी देवी पैदा होती तो वरदान दे देती थी, ठीक है ना। जी सर। तो अब जो है हमें उन्हीं वरदानों की आवश्यकता है, जी ठीक है ना। अब डेमोक्रेसी में वरदान कैसे प्राप्त किया जाएगा? हाँ सर। तो डेमोक्रेसी में वरदान प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम सब लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो प्रभाव क्षेत्र हमारा होगा, जी होगा कि नहीं होगा? जी सर। तो हमारा जो भी छोटा मोटा प्रभाव क्षेत्र हो, उस प्रभाव क्षेत्र में हम लगातार संगोष्ठियां करें, लगातार बातचीत करें, वीडियोस दिखाएं और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो जहां कहीं संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाकी साधनों का यूज करते हुए और हम लोगों को अपने साथ जोड़ें, हम जी उनकी शक्ति का माध्यम बने और वो हमारी शक्ति का माध्यम बने, जी सर। ठीक है ना। जी सर। अब अज्यूम करिए कि आपने 25 करोड़ लोगों को 50 करोड़ लोगों को जीत लिया, अपने तरफ कर लिया, ठीक है ना। जी अब यहाँ पे सवाल आता है कि आपको अब ताकत प्राप्त हो गई है, 50,000 लोग 50 करोड़ 25 करोड़ लोग यदि आपके साथ जुड़ गए हैं, तो अब आपको जो है ब्रह्मास्त्र प्राप्त हो चुका है, राइट। जी सर। अब आप शासन से सकारात्मक संवाद कर सकते हैं और शासन फिर आपको इग्नोर करने की स्थिति नहीं रखता है, तो वो सकारात्मक संवाद क्या होगा, ठीक है ना। तो वो सकारात्मक संवाद जो है मैंने सीखा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय थाली बजाकर और दीपक जलाकर जनता को जोड़ने का और जनता की तरफ से एक बहुत ही विजिबल संवाद का तरीका बता दिया है, राइट। अब अज्यूम करिए कि हम अपनी बात कहते हैं, अब गवर्नमेंट से कह रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से कह रहे हैं? पब्लिक के माध्यम से। तो पब्लिक थाली बजाएगी, पब्लिक दीपक जलाएगी और पब्लिक जो है क्राइम फ्री भारत का वीडियो चलाएगी और क्राइम फ्री भारत का वीडियो शासन से अपेक्षा करेगा कि 10 दिन में आप ये कर लीजिए, 15 दिन में ये कर लीजिए, और शुरू में वो चीजें रखी जाएंगी जिनकी इमोशनल वैल्यू है, जिनका कोई नुकसान नहीं है, जिनमें कोई खर्च नहीं होना है। जैसे अज्यूम करिए कि आपका राष्ट्रीय गान जवाहरलाल नेहरू ने वही रख दिया जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में जॉर्ज फिफ्थ जो ब्रिटेन के राजा थे, जब वो भारत में आए थे तो उनकी स्तुति के लिए जो गान लिखा गया था वो जवाहरलाल नेहरू ने हमारा राष्ट्रगान बना दिया, जिसके बोल हैं जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा है। तो भाग्य विधाता ये कौन है? जॉर्ज पंचम। तो जो जॉर्ज पंचम हमारे भाग्य विधाता हैं और जिनसे हम आशीष मांग रहे हैं, ब्रिटेन का राजा हमारा जो है राष्ट्रगीत का नायक कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं। तो डॉक्टर साहब, पहला तो हमारी मांग यही है कि भाई ये बड़ी छोटी सी है, आप वॉइस वोट से जो है पार्लियामेंट में कह दीजिए, रेजोल्यूशन पास कर दीजिए कि ये हमारा जो है राष्ट्रगान नहीं रहेगा, हमारा राष्ट्रगान दूसरा जनगण मन रहेगा, जो कि आजाद हिंद फौज का गाना था। जी, आपको मालूम है कि नहीं कि आजाद हिंद फौज का ही गाना था, जो भी जनगण मन से ही है वो भी, लेकिन वो जो है देश की जो है प्राकृतिक क्षमता, प्राकृतिक शक्ति, सूर्य की उपासना, कृषि की उपासना, वो सब चीजें हैं उसमें। हाँ सर, वो आरएसएस में गाया जाता है आज भी। अच्छा, गाया जाता है तो तो और भी अच्छा है। तो फिर तो मोदी जी को हमारी बात और जल्दी मान लेना चाहिए। बिल्कुल मानेंगे सर, मोहन भागवत जी कहेंगे इस बात को। मैं आपसे दावा करता हूँ कि मोहन भागवत जी से मैं मिलने वाला हूँ। मैं अपने यहाँ से प्रमुख हूँ। अच्छा, आरएसएस का। और मुझे लगता है कि आरएसएस को जो है वो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है,
आरएसएस इस देश की आत्मा है, जो कि देश का भला चाहती है, जो कि देश में समृद्धि चाहती है, जो कि देश में पुनः से जो है उसका खोया हुआ स्थान दिलाना चाहती है। सर मैं बहुत जल्दी ही एमपी आके आपसे मिलूंगा और मोहन भागवत जी से आपको आपके मिशन के बारे में बताऊंगा और जुड़ने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और दूसरी बात जो है, हम छोटी छोटी बातें कहेंगे। एक तो बात ये कहना है कि जवाहरलाल नेहरू ने, चूंकि जवाहरलाल नेहरू अंदर से खोखले व्यक्ति थे, उन्हें हिंदुओं का भी समर्थन प्राप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को रोका, मुसलमानों को प्लीज किया और अपने लिए पीआर मथाई की किताब आ चुकी है। जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और फारूक अब्दुल्ला, ये तीनों स्टेप ब्रदर्स थे। हाँ 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 हाँ। और उनकी बेटी इंदिरा गांधी मेमूना खान थी, जिन्होंने एक मुस्लिम से ही शादी की थी, और उनके बच्चे हिंदू कैसे हो सकते हैं, कश्मीरी पंडित कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने तो अपने कौम के हित के लिए बात की। तो मैं तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने कौम के हित की बात कही, लेकिन कौम तो कोई दूसरी बताई ना, अपनी पंडित की बताई ना। सर जो आदमी आरटीआई में उनका पोता ये ना बता पाए कि मेरी जात क्या है, उसके कॉल फेल का क्या एतबार है सर। चलिए अभी इस बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। तो दूसरी बात हम चाहेंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रजातंत्र की जगह पार्टी तंत्र स्थापित कर दिया है। जी सर। ये बड़ा मैं, आप चाहे मेरी बात, आई डोंट नो कि आप मेरी बात से इत्तेफाक कितना रखते हैं नहीं रखते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज प्रजातंत्र नहीं है, आज पार्टी तंत्र है। और पार्टी तंत्र जो है वो प्राइवेट कंपनियां हैं जिसमें परिवार हावी हैं, और वो अपने वंश को चला रही हैं, वो अपने परिवार को चला रही हैं। उन्हें देश के हित से परिवारवाद, वंशवाद का बोलबाला है। और ये पार्टियां जो है टिकट किसको दे रही हैं? ये टिकट पैसे लेके दे रही हैं, टिकट अपने जाति वालों को धर्म के आधार पर दे रही हैं, टिकट जो है अपराधियों को बांट रही हैं, टिकट जो दूसरे पार्टी के लोग अपने हित से आपकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं उनको टिकट दे रही हैं, उनको मंत्री बना रही हैं। और भाई भतीजा लोग आ रहे हैं सर पार्लियामेंट में। गलत लोग पार्लियामेंट में आ रहे हैं। गलत लोग, भाई जब आप टिकट ही गलत को बांटेंगे तो गलत वाले ही जीतेंगे ना। यही कारण तो है कि आपके 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2019 में चुनी गई पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और 29% उसमें जघन्य अपराध के अपराधी हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जहां पर एक चपरासी बनने के लिए आपको साक्षरता होने के लिए जरूरी है, वहां पर कानून का निर्माता होने के लिए ये क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, मर्डरर्स, ये कैसे जो है ना हमारे कानून के मंदिर में बैठ सकते हैं? नंबर 1 सर आचार संहिता में बदलाव लाने के लिए इस बार रखा गया है चुनाव आयोग को। नहीं, मगर देखिए इसका मूल पे थोड़ा सा मुझे 2 मिनट समय देंगे तो मैं मूल पे जाऊंगा, ठीक है ना। इसका मूल जो है वो पार्टी तंत्र को खत्म करना होना चाहिए, ठीक है ना। तो पार्टियां जो है, मैं पार्टी में कहूंगा तो पार्टी आरएसएस जैसी होना चाहिए। हम आरएसएस को पार्टी कह रहे हैं, क्योंकि आरएसएस एक संघ है, राइट। मेरा कहना है कि आरएसएस किसी को टिकट नहीं देती है, ठीक है ना। आरएसएस की एक देश निर्माण की फिलॉसफी है, तो पार्टियां जो है वो संघ जैसी होना चाहिए, ठीक है ना। वो अपनी फिलॉसफी कहें, अपने देश के हित के लिए उनके विचार में क्या बनता है वो सब कहें, लेकिन पार्टी से कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी के टिकट पे जो है ना कोई नहीं लड़ेगा, पार्टी का टिकट होगा ही नहीं, और पार्टी के पास कोई व्हिप नहीं होगी। तो पार्टी के और संघ के पास क्या होगा? मॉरल वैल्यूज होंगी, राइट जी। तो वो लोगों को मॉरल वैल्यूज के आधार पर प्रभावित करेंगे। तो मॉरल वैल्यू हमेशा ऊपरी अच्छी चीजें होती हैं, बुरी चीजें मॉरल वैल्यू नहीं हो सकती हैं। हाँ सर, अरे हमारे संविधान में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सीपीसी, सीआरपीसी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शासक वर्ग को शासित के ऊपर शासन करने के लिए हैं।
देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को टच कर दिया है। देखिए, आप आजाद नहीं हुए हैं, आपको ट्रांसफर ऑफ पावर अंग्रेजों ने अपने विधान के तहत, जो उन्होंने 17 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया था। ये बात कोई इंडियन सर्विस का आदमी ही कह सकता है, क्योंकि अब आईसीएस नहीं है, आईएएस आईपीएस है सर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का आदमी ही बता सकता है, और इसको समझने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का ही ब्रेन ही चाहिए। तो सर ये है कि आम जनता एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं समझती सर। हमको आम जनता की भाषा में इस बात को प्रचारित करना है। आपकी जो ये छोटी छोटी बातें, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, इनको मैं जो है अपने भाषण में लाऊंगा, आपसे संस्तुति करा के तब मैं पेश करूंगा। नहीं, आपको पूरी संस्तुति है, क्योंकि देखो, जिसको मैं जो